गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो हमने आपकी 11th क्लास की यूनिट सेकंड स्टार्ट की हुई थी एंड द नेम ऑफ यूनिट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपका करना है फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, इससे पहले हम जो कर चुके हैं वो हम बोहर्स मॉडल कर चुके हैं। ठीक है, बोहर्स मॉडल के बाद हमने आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने किया था। ठीक है, अब देखो हमें सबसे फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस कि डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपका ये हम पढ़ते क्यों हैं। ये हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जो बोहर्स मॉडल है वो फेल है एक्सप्लेन करने में इन दोनों के दोनों कंसेप्ट को। ठीक है, बोहर्स मॉडल के बहुत सारे जो फेलियर हैं उनके बिहाफ पे एक जो न्यू मॉडल ऑफ एटम है उसको प्रपोज किया गया एंड द नेम ऑफ मॉडल इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, ये टोटली किस पे बेस्ड है, डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि बोहर जो मॉडल है वो कहाँ पे आपका फेल हो जाता है। देखो यहाँ पे बोहर्स मॉडल हमें आपका जो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देता है, इसने जो भी पोस्टुलेट दिए थे वो सारे के सारे मीन्स इसने अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। यस इट्स ऑब्वियस, बट फेलियर होता है जो एक पोस्टुलेट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे बोहर्स मॉडल ने हमें क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन आपके जो मूव करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग तो ये हुआ भाई इलेक्ट्रॉन आपके इस टाइप से उन्होंने बोला था ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड आपके सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इट मीन्स आपका जो पाथ है मीन्स इलेक्ट्रॉन का वो डिफाइंड हुआ। पाथ डिफाइंड होने का मीनिंग क्या हुआ कि जो वेलोसिटी एंड पोजीशन है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एट वन पॉइंट। बट ये क्या है, इट इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि हम मोमेंटम एंड पोजीशन मींस वेलोसिटी एंड पोजीशन किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक ही पॉइंट पे एक टाइम में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मीन्स आपका जो बोहर्स मॉडल है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। न्यू मॉडल दिया जिसका नाम क्या था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मीन्स हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स से हम ऑलरेडी आप फिजिक्स में बहुत बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करते हो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, उससे हम आपके यू कैन से कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यू आर अवेयर फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करती है एंड अप्लाइड ऑन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बट क्वांटम मैकेनिक्स की नीड हमें क्यों हुई। देखो इलेक्ट्रॉन के मोशन को हमने डिस्कस करना था, वेव मोशन। हमें क्या शो करना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका एक तरह से किसको स्टडी करेगा, वेव जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का उसको स्टडी करेगा। तो मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना है हमने एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को। उसके लिए हमें एक ऐसी आपके पास ब्रांच चाहिए थी साइंस की जो इन दोनों कंसेप्ट को डिस्कस कर सके एंड वो ब्रांच साइंस की क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो आपके पास यू कैन से कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, न्यू ब्रांच है साइंस की जो आपकी कंसीडर करती है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उन दोनों कंसेप्ट्स को। ठीक है, मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स का जो कंसेप्ट है वो 1926 में आपका दिया गया था एंड दिया किसने था, इरविन स्क्रॉडिंजर ने दिया था। इरविन स्क्रॉडिंजर आपके साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने बेसिकली किसको स्टडी किया था, जिन्होंने वेव मोशन को स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, कि जो आपके पास उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने बताया था भाई आपका न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में, नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन 3 डायमेंशनल स्पेस इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है। ठीक है, मीन्स उन्होंने स्टडी किया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन में उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने उसके लिए अपनी एक इक्वेशन दी, इक्वेशन को नाम दे दिया गया स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एंड जो इक्वेशन है उसको हर्ट बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन इज दैट
डेल्टा स्क्वायर जाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई। यहाँ पे जो ये लंबी चौड़ी सी इक्वेशन है ये एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जाई जो है दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। एक्स वाई जेड आपकी कोऑर्डिनेट है क्योंकि हम किस में स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन को 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ई आपके पास है टोटल एनर्जी, दैट इज ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, जाई फिर से क्या आ जाता है वेव फंक्शन, पाई आपका कांस्टेंट होता है, मास एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच आपका क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ई रिप्रेजेंट द क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें क्वांटाइज एनर्जी के बारे में बताती है। क्वांटाइज एनर्जी का मीनिंग, क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी मीन्स फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। जाई रिप्रेजेंट वेव फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ द एच कैप रिप्रेजेंट द हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कमांड है जो हम किसी एक फंक्शन को देते हैं जो दूसरे आपकी जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैमिल्टन है वो इस सारी टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इस कंप्लीट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एच कैप जाई इज इक्वल टू ई जाई, ये आपके पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन का ही पार्ट माना जाता है। एच कैप यहाँ पे एच कैप की वैल्यू आपके पास होगी दिस, ये जो आपके पास उल्टा आप करके आपने ट्रायंगल दिखाया है दैट इज़ द लैप्लाशियन ऑपरेटर एंड द वैल्यू ऑफ लैप्लाशियन ऑपरेटर इज दिस। ये जो हमने ये मॉडिफिकेशन की है ये जस्ट टू शो द इक्वेशन शॉर्ट इसलिए हमने की है ताकि वो आप उसको ईजिली डिफाइन कर सको कि ये शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन आपकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आपको पता है कि जो भी ये सिंबल हैं इनके कुछ ना कुछ मीनिंग होंगे। जाई जैसे मैंने बोला है आपका रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो जाई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको लाइट के केस में कराया था जब हमने स्टडी किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ए रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, लेकिन यदि हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं दैट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। मीन्स ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। तो सेम यहाँ पे भी है, क्या सिग्निफिकेंस है जाई का एंड क्या सिग्निफिकेंस है यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं उसका। देखो नॉर्मल यदि आप जाई को देखो तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है एज इट इज़, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सेम ए जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है ओनली एम्पलीट्यूड, बट ए स्क्वायर होते ही वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो सेम है आपके पास, यदि आप जाई का स्क्वायर करते हो तो जाई स्क्वायर आपको इंटेंसिटी को बताता है इलेक्ट्रॉन वेव की एट एनी पॉइंट, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पे देखें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट आपको क्या देती है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है जिसको हम सर्टेनिटी से डिफाइन नहीं कर सकते। मैथमेटिकल टर्म है, आप बहुत बार सुनते भी हो, मैथमेटिक्स में एक अलग से एक्सरसाइज भी आती है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस कि कोई जो थिंग है वो हैपन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको मतलब श्योरिटी नहीं देता, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जाई स्क्वायर हमें क्या बताता है, जाई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो रीज़न है न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये देखो यहाँ पे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। दिस इज ऑर्बिटल, ठीक है। एंड जो आपके पास वेव फंक्शन आपका जुड़ा होता है, जाई आपका जब जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम के साथ, तो इसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड यू कैन से एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है ये जस्ट क्लैरिफाई किया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है,
ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। क्या किया गया, आपका हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया गया, वहाँ पे हमने क्या शो किया कि वेरी शॉर्ट टाइम में इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। डिफरेंट डायग्राम बनाए गए डिफरेंट पोजीशन को शो करके इलेक्ट्रॉन की। तो जब ओवरऑल किया गया तो ऐसी जो यू कैन से कि सुपर इम्पोज करके बहुत सारी पिक्चर्स को, तो ये एक आपके पास डायग्राम ड्रॉ किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो ये हाइपोथेटिकल जो ये लाइन शो की हुई है, ये आपकी बताती है कि इस बाउंड्री पे आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए इस पॉइंट को आप बोल देते हो दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अराउंड आपकी स्पेस होती है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को की प्रोबेबिलिटी को देखते हो कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी का कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको आप क्या बोल देते हो, उसको आप बोल देते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। ठीक है, और जो ये बाउंड्री है उसको आप बोलते हो एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ये जब आप बुक में से पढ़ोगे तो यू कैन ईजिली क्लैरिफाई द कंसेप्ट। एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास वो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, मीन्स अप टू 90% हो सकती है। ओके, बुक में से मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अब तक हमने क्या किया है, वो आप देख लो। हमने यहाँ पे आपका कंसेप्ट किया है रीज़न फेल क्यों हुआ बोहर्स मॉडल, क्या सबसे मेन पॉइंट था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हमने ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं सिग्निफिकेंस, ये हमने किया है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास क्या होता है, एंड देन अल्टीमेटली वी हैड डन विद द एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद आपके पास सिंपल डेफिनेशन है कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में आपके पास क्या डिफरेंस होता है। बेसिक है, कोई इतना टिपिकल नहीं है ये, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बुक में से ही मैं करा देती हूँ फीचर्स। जब आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ आ गया तो उसके इंपॉर्टेंट फीचर भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सबसे पहली बात आपके पास ये जो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इन टर्न यू कैन से कि ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमें क्या बोलती है, यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। मैंने अभी बताया था आपको, एक तो ई की वैल्यू प्रोवाइड करती है और एक वैल्यू प्रोवाइड करती है वेव फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये मॉडल हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, और जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमें कहाँ से मिलती है, जब हम सॉल्व करते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को, तो 2 वैल्यू मिलती है, एक एनर्जी की, एक वेव फंक्शन की। ठीक है, जाई का सिंपली कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये सिंपल एक फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का, या यू कैन से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। यदि हम स्क्वायर इसका कर देते हैं तब ये हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, जस्टिफाई करता है, मीन्स यू कैन से द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ओके, उसके बाद जाई स्क्वायर यदि आप डिफरेंट पॉइंट पे फाइंड आउट करते हो तो ये आपके पास से प्रिडिक्ट करता है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड है वो रीजन कितना बड़ा है। ठीक है, एंड मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ऑर्बिटल को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो जाई को आप क्या बोल सकते हो, ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हो, या सिंपली यू कैन से द एटॉमिक ऑर्बिटल जाई को। अभी मैंने बताया था ये चीज़ आपको। एंड नेक्स्ट आपके पास आता है कि एक एटम के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मीनिंग है जाई आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो एटम में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, एंड एप्लीकेशन कहाँ है आपकी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की, वो आप देखो जब भी हमने हाइड्रोजन एटम के लिए हमने सॉल्व किया है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को, तो इक्वेशन ने हमें प्रोवाइड की है वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट कराती है, ये हमें एनर्जी लेवल बताती है कि इलेक्ट्रॉन ने कौन सा एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई किया है। जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी है, उसकी वैल्यू को आइगन वैल्यू बोला गया है। एंड जो आपके पास वेव फंक्शन एसोसिएट हैं इस एनर्जी के साथ, उसको क्या बोला गया है, आइगन फंक्शंस बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपका निकल के आता है कि जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है एनर्जी की या कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, उनको आप कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन उनकी एक
3 नंबर का सेट होता है आपके पास, उससे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन आपकी लिखी भी हुई है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सिर्फ अप्रोक्सीमेट मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, मीन्स वो ओनली वैलिड है फॉर द हाइड्रोजन एटम प्रॉपरली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ द क्वांटम नंबर्स, वो हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ के करना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।